हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और दोस्तों, बहुत दिनों के बाद, एक लॉन्ग टाइम गैप के बाद मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। और ये लॉन्ग टाइम गैप का कुछ वजह थी, क्योंकि आप सभी लोग पेट के एग्ज़ाम में अभी तक व्यस्त थे। और जैसे आप लोग व्यस्त थे वैसे मैं भी व्यस्त था। लेकिन दोस्तों, ये प्रॉमिस है कि आज से रेगुलर बेसिस पर आपको वीडियोस प्राप्त होंगी और आगे आने वाले समस्त एग्ज़ाम में मेरा एक महत्वपूर्ण आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलने का एक वादा होगा। उसका वजह ये है दोस्तों कि एक प्लेटफॉर्म पर मात्र एक टीचर द्वारा सभी सब्जेक्ट किसी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं हो सकता है, लेकिन मैं उसे अवेलेबल कराने की कोशिश करता हूँ। आपको हिस्ट्री के साथ साथ ज्योग्राफी के साथ साथ बायोलॉजी के साथ साथ कुछ ही दिनों में आपको मैं स्पेसिफाइड कर दूँ कि जो भी बालक बिल्कुल मीडियम क्लास फैमिली से बिलोंग करता है या बिल्कुल लोअर क्लास से बिलोंग करता है, एकदम बिल्कुल उसके पास प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है और उसकी हार्दिक इच्छा है कि हम कुछ अच्छा कर पाएँ, वैसे बालकों के लिए और वैसे बालिकाओं के लिए यह प्लेटफॉर्म ओपन है। दोस्तों, मैं बता दूं, पेट तक मैंने इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि मेरे प्लेटफॉर्म पर सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। इसलिए मैं मोनेटाइजेशन की प्रोसेस से मैं नहीं जोड़ना चाहता था और मेरा उद्देश्य प्रचार प्रसार नहीं करना था। हाँ, एक सेंस में ये चीज़ था। देखो दोस्तों, हर एक इंसान का मोटिव या एटीट्यूड पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, लेकिन मेरा एटीट्यूड और मेरा मोटिव दोनों पॉजिटिव है। उसी पॉजिटिव सेंस में मैंने आप लोगों के समक्ष कुछ वीडियोज प्रोवाइड कराया था। बीच में पेट की एग्ज़ाम आने के बाद मैंने बिल्कुल ही मैं अपने आप को ब्रेक लगाया। और दोस्तों, आपके पेट एग्ज़ाम में भी जितने मैंने प्रश्न पढ़ाए रखे थे उसमें से बहुत सारे आए। जैसे ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन आया था कि इंडियन भारतीय मानक समय रेखा और वैश्विक मानक समय रेखा के बीच में कितने घंटों का अंतर होता है। तो प्रश्न आया हुआ था 5.5 घंटे का डिफरेंस होता है। वो मैंने कराया हुआ है, आप चेक कर लीजिएगा मेरी वीडियोज़ में। और वो बहुत पहले की वीडियोज़ नहीं है, उसके लगभग 8 से 10 दिन पहले की वीडियोज़ हैं। और दूसरा प्रश्न ये है दोस्तों कि अगर कोई भी अभ्यर्थी जो मेरे से जुड़ने की कोशिश कर रहा है या जुड़ रहा है, उस अभ्यर्थी से मेरा सिर्फ एक ही प्रॉमिस है कि वह तन्मयता के साथ, देखो दोस्तों, तन्मयता अगर आपके अंदर है तो वो चीज़ निश्चित ही आपके समझ आएगी। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, क्योंकि आपके पास क्या है, आप सिर्फ पढ़ सकते हो, आप वैकेंसीज़ को आउट तो नहीं करा सकते हो, आप वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन तो नहीं ला सकते हो। तो कर्म आपका काम है, फल गवर्नमेंट का काम है। इसलिए आप बिल्कुल आँख मूंद लीजिए। और मैं आपसे एक बात के लिए आगाह कर दूं आपको कि अगर आप सुपर टेट की वैकेंसीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले 5 से 6 मंथ के अंदर आपको वैकेंसीज सामने दिखेगी। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपके समक्ष KVS की वैकेंसीज दिखेगी। KVS हो, सुपर टेट हो, या तो आप UPP की तैयारी करो, जहाँ भी GS का सेगमेंट जुड़ता है उसके लिए मैं इम्पोर्टेंस रोल प्ले करूँगा। लेकिन स्पेशली मैं बता दूँ, ये स्पेशली रूप से अगर मैं फोकस्ड करके पढ़ाता हूँ तो टीचिंग एग्ज़ाम के लिए पढ़ाता हूँ, प्लस PCS लेवल्स तक के एग्ज़ाम को मैं कवर करता हूँ, प्लस कांस्टेबल लेवल, दरोगा लेवल, RO ARO लेवल, ये सारे लेवल्स को मैं कवर कराते हुए चलता हूँ। लेकिन मैं स्पेसिफाइड करूँ फिर से कि मेरा उद्देश्य सिर्फ एक है। अगर मेरा उद्देश्य स्पष्ट है तो निश्चित ही मैं सफल हो जाऊंगा।
डेविएशन रेट को कम करना है आपको। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि दोस्तों सुपर टेट, KVS जो भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जहाँ भी GS का रोल है उस रोल को आप समझिए। और साइंस के सेगमेंट में मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा बायोलॉजी का सेगमेंट पार्टिसिपेट करता है आपके किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे सुपर टेट हो, चाहे KBS हो, चाहे बिहार PCS हो, चाहे UP PCS हो, चाहे लोअर PCS हो, चाहे ROAR हो, कोई भी एग्जामिन आप देख सकते हैं पेपर उठा करके। तो दोस्तों जैसा कि आपको मैंने पिछले क्लासेस में मैंने पढ़ाया हुआ था, बायोलॉजी में आपको मैंने ग्लैंड्स शुरुआत किया था, जिसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और मिक्स्ड ग्लैंड के बारे में मैंने समझाया था, और मैंने तीनों की परिभाषा को स्पष्टता आपके समक्ष प्रस्तुत किया था। उसी के साथ साथ मैंने एंडोक्राइन ग्लैंड्स में मैंने बताया था कि एक ग्लैंड्स होती है जिसको बोलते हैं पीयूष ग्रंथि, और पीयूष ग्रंथि दोस्तों समस्त अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, इसीलिए इसे मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। और मैंने वहाँ ये भी समझाया था कि पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल कौन करती है, तो हाइपोथैलेमस, इसीलिए हाइपोथैलेमस को सुपर मास्टर के नाम से जाना जाता है, या सुपर मास्टर ग्लैंड्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक बात मैंने स्पष्टता के साथ आप लोगों के सामने रखा था। दोस्तों उसी क्रम में एक अगली हार्मोन्स है, मैंने बताया था कि अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन्स का स्रावण होता है, इसलिए दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथियों से मैंने 9 प्रकार के हार्मोन्स का स्रावण बताया था आपको, पीयूष ग्रंथियों से निकलता है। जब पीयूष ग्रंथि समस्त अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, इसलिए पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले समस्त अगर हम हार्मोन्स को हम पढ़ लें तो हमारा प्रश्न आसान हो जाएगा। आइए दोस्तों इसी क्रम में आज हम शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, जो मैंने पढ़ाया था पीयूष ग्रंथि, उस पीयूष ग्रंथि से जो पहला हार्मोन्स जो एक्सक्रीट करता है, जो सेक्रेट करता है, वह सेक्रेशंस ऑफ हार्मोन्स क्या है, इसको समझना है। और ये बाइलिंगुअल्स मेथड्स में होगा, जो हिंदी मीडियम का होगा, जो इंग्लिश मीडियम का होगा, दोनों लोग इसको अफोर्डेबल होंगे। इसको समझने के लिए बिल्कुल आपको किसी तरह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो दोस्तों, अगला जो पीयूष ग्रंथि से जो पहला हार्मोन्स का स्रावण होता है, उस हार्मोन्स को बोलते हैं हम सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स। क्या बोलते हैं? सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स। कई बार दोस्तों एग्जाम में इसको छोटे से फॉर्म में लिख के चला आता है, इसी को बोलते हैं STH। तो कई बार ऐसे लिख के आ जाएगा, तो आपको किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। STH या सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स। दोस्तों इसका दूसरा नाम है ग्रोथ हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। लेकिन क्यों जाना जाता है, सबसे पहले इस चीज़ पर आने से पहले इसके हम व्याख्यात्मक पार्ट को देखते हैं। देखो दोस्तों, पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला यह हार्मोन्स, मैंने आपको बोला था कि दोस्तों पीयूष ग्रंथि समस्त प्रकार के अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करती है, और अंतःस्रावी ग्रंथियों से दोस्तों हार्मोन्स का सेक्रेशंस होता है, हार्मोन्स का स्रावण होता है। इसलिए दोस्तों पीयूष ग्रंथि से यह पहला हार्मोन्स निकलेगा, उस हार्मोन्स को क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला यह हार्मोन्स। याद रखिएगा, जो मैं पॉइंट नीचे डिक्टेट कराता हुआ चल रहा हूँ, जैसे आप गद्यांश पढ़ते हैं ना, पैसेज पढ़ते हैं ना, पैसेज के नीचे जो अंडरलाइन होता है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसलिए दोस्तों नोट्स बनाते वक्त आप कैसे पढ़िए, ये मैं इसकी रूपरेखा आपको देने के लिए आया था कि ऐसे आप सारे पॉइंट को ऐसे मत अंडरलाइन करो, क्योंकि इसका इम्पोर्टेंस समाप्त हो जाता है, ये महत्वहीन हो जाता है। इसलिए समझना क्या है कि जब यह हार्मोन्स पीयूष ग्रंथियों से स्रावित होगा, तो यह हार्मोन्स है तो यह अंतःस्रावी ग्रंथि होगी। समझ में आ रहा है आपको? पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला यह हार्मोन्स शरीर की वृद्धि एवं विकास, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स, सिर्फ ये पूरे पार्ट को अगर आप हटा भी दोगे तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इसका लिखने का। STH शरीर की वृद्धि और शरीर के विकास के लिए आवश्यक होता है। इसीलिए दोस्तों जब यह शरीर की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होता है, तो मैंने आपको बोला था, आप जब CDP पढ़ते होंगे तो
उसमें एक टॉपिक की शुरुआत होता होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दोस्तों, डेवलपमेंट एक बड़ा टर्म है, ग्रोथ एक छोटा सा टर्म है। डेवलपमेंट एक क्वालिटेटिव टर्म है, जबकि ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव टर्म है। मात्रात्मक वृद्धि को ग्रोथ कहते हैं। जैसे मान लो आपको मैं ग्रोथ और डेवलपमेंट में एक छोटा सा डिफरेंस थोड़ा सा समझाऊं। अगर मेरे पूरे शरीर में बुद्धि का और मेरे शरीर के ऑर्गन्स का विकास हो रहा है, अगर वृद्धि हो रहा है, तो इसे विकास कहते हैं। मान लो ये मेरी 5 उंगलियां हैं, इन 10 हाथ की 10 उंगलियां हैं और नीचे भी पैर की 10 उंगलियां हैं, सब कुछ है। अगर मेरे मान लो शरीर में सिर्फ एक उंगली का ही विकास हो जाए, एक उंगली ही बढ़ने लगे और सारी उंगलियां अपने स्टैटिकल पोजीशंस में रहें, स्थिर अवस्था में रहें, तो दोस्तों इसको विकास नहीं बोलते हैं। ठीक है, जब इस बहुत सारे क्षेत्र में सिर्फ एक ही सेक्टर का विकास होने लगे तो उसे ग्रोथ कहते हैं। इसलिए ग्रोथ एक छोटा सा टर्म है, विकास एक बहुत बड़ा टर्म है। इसीलिए विकास में गुणात्मक विकास गुणात्मक क्यों होता है? क्योंकि मनुष्य के समस्त गुणों का विकास होता है, समस्त गुण विकसित होते हैं, इसीलिए इसको डेवलपमेंट की संज्ञा दी जाती है। जबकि ग्रोथ मात्रात्मक होता है, क्वांटिटेटिव होता है, सिर्फ किसी एक भाग के विकास के लिए करता है। इसीलिए दोस्तों आप किसी भी संदर्भ में अगर इसे आप पढ़ते हैं, जैसे भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ रेट क्या है, डेवलपमेंट कभी नहीं हो सकता, क्योंकि समस्त आयामों का विकास करना पड़ेगा आपको। बात समझ रहे हैं? इसीलिए जीडीपी ग्रोथ रेट निकाली जाती है, ना कि जीडीपी डेवलपमेंट रेट निकाला जाता है, क्योंकि विकास के लिए समस्त आयामों को आगे बढ़ाना होगा। बात समझ में आ गया? जबकि आप खुद समझते हैं कि अर्थव्यवस्था का 3 सेक्टर होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र एंड तृतीयक क्षेत्र। और आपको पता है दोस्तों, द्वितीयक क्षेत्र में आपको सर्विस सेक्टर आता है। आज देखिए सर्विस सेक्टर का ग्रोथ रेट कितना आगे है। सेवा क्षेत्र का ग्रोथ रेट निकाला जाता है, क्योंकि एक क्षेत्र का विकास हो रहा है। अगर पूरे भारत का विकास हो तो उसे डेवलपमेंट कहते हैं। बात समझ में आ चुका होगा। बस आप इतना याद रखिएगा कि शरीर के अगर समस्त अंग अगर ग्रोथ कर रहे हैं, अगर बढ़ रहे हैं, तो इसे विकास कहते हैं। समझ में? और इसलिए विकास में ध्यान से सुनिए, विकास में ग्रोथ अंतर्निहित है, विकास में वृद्धि अंतर्निहित है, लेकिन वृद्धि में विकास अंतर्निहित नहीं है। नहीं समझे होंगे आप लोग, बात समझ रहे हैं? तो बस इतना मैंने समझाया कि पीयूष ग्रंथियों से स्रावित होने वाला यह हार्मोन्स शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए जाना जाता है। इसीलिए दोस्तों इसे हम ग्रोथ हार्मोन्स की संज्ञा देते हैं। इसलिए आपको याद हो गया होगा कि सर सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स ग्रोथ हार्मोन्स क्यों होता है? क्योंकि यह शरीर की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होता है। इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए दोस्तों आगे बात करते हैं। देखो दोस्तों, जब यह सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स या ग्रोथ हार्मोन्स जब अल्प मात्रा में स्रावित होगा तो कौन सी डिजीज होगी, कौन सा रोग होगा? और जब हाइपर सिक्रेशंस होगा अर्थात अति मात्रा में अतिश्रावण होगा, तब कौन सा डिजीज होगा? और इसको हमने बिल्कुल पूरी तरह से मैंने बांट दिया है कि यह बच्चों में और वयस्कों में अल्प मात्रा में स्रावित होने से क्या होगा और अधिक मात्रा में स्रावित होने से बच्चों में कौन सा रोग और वयस्कों में कौन सा रोग होता है। दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना जरूर चाहिए। देखो दोस्तों, जब यह सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स जब बहुत कम मात्रा में, नगण्य मात्रा में जब स्रावित होती है अर्थात अल्प मात्रा में स्रावित होती है, तो दोस्तों यह बच्चों में एक रोग पैदा कर देती है। आप सोचिए, आपको खुद सोचना होगा, जब बच्चा बहुत बचपना अवस्था में अपने चाइल्डहुड एज में होगा, अगर उस समय बच्चे के विकास के लिए उसे पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा की मात्रा अगर उसके शरीर में नहीं पहुंचती है, तो सोचो जब उसकी माँ पोषण युक्त खाद्य पदार्थों की आपूर्ति अपने शरीर में नहीं करेगी तो उस बच्चे का विकास कैसे सुनिश्चित होगा?
इसलिए दोस्तों सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स का, अगर इसे ग्रोथ हार्मोन्स कहते हैं, अगर यह कम मात्रा में आएगा और बच्चों में कम मात्रा में जाएगा तो दोस्तों एक रोग पैदा करता है जिसे बोलते हैं ड्वार्फिज्म, बौनापन। इसीलिए जितने भी लोग बौने होते हैं, मेरे भाई मैं कि मेरा किसी पे कमेंट्स नहीं है, ये दिस इज़ रिलेटेड टू माय टॉपिक्स, ओके। सो अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा कि दोस्तों जब ये अल्प मात्रा में स्रावित होगा तो इसका मतलब है कि शरीर की वृद्धि एवं विकास कम होगी। इसका मतलब तो यही है, क्योंकि दोस्तों शरीर की वृद्धि एवं विकास से जुड़ा हुआ है। तो जब शरीर की वृद्धि एवं विकास कम होगी तो शरीर का वृद्धि कम होगा, अर्थात लंबाई कम बढ़ेगी, ठीक, हैंड कम बढ़ेगा, पैर कम बढ़ेगा, शरीर कम बढ़ेगा। इसलिए दोस्तों इसी को हम लोग ड्वार्फिज्म या बौनापन की संज्ञा देते हैं। दोस्तों जब यही रोग वयस्कों में हो जाता है तो ध्यान से सुनिए, वयस्कों में कम मात्रा में स्रावित होगा तो क्या होगा, वास्तविक आयु से अधिक आयु का वह व्यक्ति दिखने लगता है। रीजन्स क्या है, ध्यान से सुनिएगा। मतलब मान लो कि शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए, अगर अब ध्यान से सुनिएगा, जिस बालक को ग्रोथ हार्मोन्स का हाइपोसेक्रेशंस होगा और वह बच्चों में होगा तो बच्चों में वह बौनापन रोग को पैदा करता है, जबकि अल्प मात्रा में अगर यही वयस्कों में स्रावित होता है तो इसे साइमंड्स रोग कहते हैं। दोस्तों एक बार प्रश्न पूछा था बीपीएससी में कि साइमंड्स डिजीज इज रिलेटेड टू सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, मिक्स्ड ग्लैंड्स एंड पैनक्रियाज। इस टाइप के ऑप्शंस अगर बना के देते हैं तो आप वहाँ कंफ्यूज कर जाते हैं, इसलिए बात को समझना होगा। साइमंड्स डिजीज किससे रिलेटेड है? साइमंड्स डिजीज दोस्तों ग्रोथ हार्मोन से संबंधित है और यह वयस्कों में अल्प मात्रा में स्रावित होती है, जिससे वह व्यक्ति अपनी उम्र में होते हुए भी अधिक उम्र का दिखने लगता है, वास्तविक आयु से अधिक आयु का दिखने लगता है। इसी को दोस्तों साइमंड्स डिजीज के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? अब देखिए दोस्तों, जब यही ग्रोथ हार्मोन्स अत्यधिक मात्रा में स्रावित होगा तो शरीर का वृद्धि एवं विकास तो ज़्यादा होगा। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखिए, शरीर का वृद्धि एवं विकास जैसे बोलते हैं ना कि दुनिया में दो चीज़ होता है, एक होता है इमोशंस और एक होता है इमोशंस के साथ प्रैक्टिकल होना। इन दोनों के बीच में बड़ा एक कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन, डायलेमा की कंडीशंस खड़ी होती है। हमेशा आप असमंजस की स्थिति में बने रहेंगे अपने आप को कि यार निर्णय लेते समय व्यक्ति को इमोशनल होना चाहिए या प्रैक्टिकल होना चाहिए। दोस्तों मेरा मानना है कि व्यक्ति को हमेशा सामंजस्य के साथ कार्यरत होना चाहिए। उसी तरह से दोस्तों आप ज़्यादा छोटे भी ना हो और ज़्यादा बड़े भी ना हो, इसलिए दोनों के बीच में आपको संतुलन स्थापित अवश्य करना चाहिए। इसलिए दोस्तों शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए अगर अल्प मात्रा में ग्रोथ हार्मोन्स का स्राव होगा तो वयस्कों में साइमंड्स डिजीज और बच्चों में ड्वार्फिज्म डिजीज अर्थात बौनापन की सिचुएशंस क्रिएट होती है। उसी तरह से दोस्तों अगर ग्रोथ हार्मोन्स अधिक मात्रा में स्रावित हो रहा है और यह दोस्तों बच्चों में आ रहा है तो दोस्तों इसी को बोलते हैं दैत्य स्वरूप धारण कर लेता है बच्चा, गिगैंटिज्म। याद रखेंगे आप लोग, गिगैंटिज्म अर्थात दैत्याकार। शरीर की लंबाई बढ़ने लगती है, बच्चा स्वभाव से बहुत आक्रामक होने लगता है। इसीलिए दोस्तों इसको कहा जाता है कि इसके अंतर्गत अगर छोटा बच्चा ज़्यादा आक्रामक स्वभाव का हो रहा है और उसकी शरीर की लंबाई ज़्यादा बढ़ रही है, बचपना अवस्था में चाइल्डहुड एज में ही उसकी एज आपको देखने को खुद समझ में आ जाएगा, आक्रामक स्वभाव होगा, शरीर की लंबाई बढ़ जाएगी। जिस उम्र का वह बच्चा है उसी उम्र के दूसरे बच्चों की अपेक्षा उसकी लंबाई और स्वभाव में वृद्धि होती है। इसीलिए दोस्तों इसे दैत्य कहते हैं। और आप लोग सुने भी होंगे कि जब बच्चा घर पे छोटा होता है और ज़्यादा परेशानी का सबब बन जाता है तो माँ बाप कहते हैं दैत्य हो क्या, क्योंकि उसके अंतर्गत उसकी कमी नहीं है, वह उसके इच्छा शक्ति का रिजल्ट नहीं है।
वह दोस्तों उसके अंतर्गत हार्मोन्स का अत्यधिक मात्रा में श्रावण होने का रिजल्ट है कि वह स्वभाव से आक्रामक हो गया। बात समझ में, इसी को गिगेंटिज्म कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर यही वयस्कों में हो जाए तो इसे ही दोस्तों एक्रोमिगैली कहते हैं। दोस्तों इसकी हिंदी बहुत टफ है, अग्र निकायता बोलते हैं इसको। इसलिए दोस्तों जहाँ जहाँ हिंदी की रिक्वायरमेंट थी मैंने उसको फुलफिल किया। कुछ ऐसे टर्म हैं जिसको आपको याद करना ही होगा। तो दोस्तों जब ये वयस्कों में अत्यधिक मात्रा में स्रावित होती है तो इसे एक्रोमिगैली कहते हैं। और एक्रोमिगैली का सेंस क्या है, देखो दोस्तों, मनुष्य का हाथ पैर सब कुछ लंबा होगा, चेहरा भी लंबा होगा, और चेहरे के साथ साथ दोस्तों उसकी पूरे बॉडी पर बालों का एक गुच्छा पाया जाएगा, मतलब बाल बहुत अत्यधिक मात्रा में पाए जाएंगे। इसीलिए दोस्तों इसको कहते हैं, जब ऐसे स्ट्रक्चर्स का लोग हो जाता है तो इसको चिंपैंजी की श्रेणी देने लगते हैं, गौरिला की श्रेणी देने लगते हैं। इसीलिए दोस्तों मैंने यहाँ लिखा कि यह गौरिला की भांति इसका चेहरा होने लगता है, शरीर पर बाल आ जाते हैं, संपूर्ण शरीर पर हाथ पैर लंबे होने लगते हैं। तो बच्चों में जब हाथ पैर लंबा होगा तो उसे गिगेंटिज्म कहते हैं। और यही प्रक्रिया अगर वयस्कों में होती है तो उसे एक्रोमिगैली कहते हैं, गौरिला जैसा चेहरा कहते हैं। इसलिए कई बार प्रश्न आप पेपर उठा के देखेंगे तो कई बार पूछेगा कि गौरिला जैसा चेहरा किस प्रकार के डिजीज से होता है। एक्रोमिगैली डिजीज से होता है, अति श्रावण से होता है। अगर दोस्तों यही अल्प मात्रा में श्रावित होती है तो बच्चों में तो ड्वार्फिज्म बौनापन, और वयस्कों में होती है तो साइमंड्स डिजीज के नाम से जानते हैं। मुझे लगता है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कितने रोगों की मैंने चर्चा किया। दोस्तों STH हार्मोन्स शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए जाना जाता है। अगर यह अल्प मात्रा में स्रावित होता है और यह बच्चों में अल्प मात्रा में स्रावित होता है तो इसे बौनापन रोग होता है। अगर यह वयस्कों में अल्प मात्रा में स्रावित होता है तो इसे साइमंड्स डिजीज के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अगर यह अत्यधिक मात्रा में स्रावित होता है और बच्चों में अत्यधिक मात्रा में स्रावित होता है तो इसे गिगेंटिज्म कहते हैं। और वही वयस्कों में अगर अत्यधिक मात्रा में स्रावित होता है तो इसे एक्रोमिगैली के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यह संपूर्ण टॉपिक का एक मात्र 2 से 5 मिनट में मैंने आपको निचोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो दोस्तों मैं आपको एक बात के लिए फिर आगाह कर दूं कि मैं इस चैनल के माध्यम से KVS और सुपर टेट में जो भी सिलेबस में मेंशन्ड है उसका 90% हिस्सा मेरे द्वारा कवर कराया जाएगा। 90% इन द सेंस कि संपूर्ण GS, और संपूर्ण GS के साथ मैं आपको बताऊं थोड़े समय के लिए तो आपको एक बार बिल्कुल आपको कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन अवश्य मिलती चली जाएगी। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और आप लोग इसे ज़रूर उतारने की कोशिश कीजिएगा, ओके। और आप लोग दोस्तों प्लीज़ आज से आप लोग रेगुलर हो जाइए, और किसी को भी किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ उसे शेयर किया करिए आप लोग। देखो दोस्तों मैं आपको बताऊं, चाहे KVS हो, चाहे सुपर टेट हो, ठीक, C टेट हो, ठीक, एंड कोई भी PCS का एग्ज़ाम हो या ARO हो, जहाँ भी GS का सेगमेंट आएगा वहाँ के लिए मैं आपके साथ महत्वपूर्ण रोल प्ले अदा करूँगा। दोस्तों KVS में भी आपको CDP पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, एक मोटा मोटा मैं आपके सामने मैप रख रहा हूँ, मैथ पढ़ना है और GS पढ़ना है और हिंदी पढ़ना है और इंग्लिश पढ़ना है। इतने टॉपिक्स तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो दोस्तों मैं आपसे बता दूं, इसमें सिर्फ एक सेगमेंट को अगर मैं छोड़ दूं, मैं कभी कभी CDP के बारे में भी चर्चा आपसे कर सकता हूं, लेकिन दोस्तों आप यूट्यूब की दुनिया में देखना तो CDP के बहुत सारे मतलब ऑथेंटिक मटेरियल्स आपको मिल जाते हैं। लेकिन दोस्तों GS में बच्चे रटने की प्रोसेस से जुड़ जाते हैं, इसलिए मैंने GS के सेगमेंट को उठाया। इसके अलावा छोड़ करके दोस्तों मैं ये भी आपको इसी चैनल के माध्यम से कुछ दिन में शुरू करूँगा। GS मैंने शुरू किया, हिंदी भी मैंने शुरू ही किया, इंग्लिश भी मैं शुरू करूँगा और रीजनिंग भी। तो आप देखो दोस्तों, ये मात्र अगर KVS में देखोगे तो ये 20 नंबर का सेगमेंट आता है, और सुपर टेट में देखोगे तो ये 30 नंबर का सेगमेंट आता है। तो
तो आप सोचो अगर KVS में जाओगे मेरे साथ तो लगभग आप 20 नंबर्स की टॉपिक्स को ही मैं छोड़ता हुआ दिखूंगा, और सुपर टेट में आप आओगे तो 30 नंबर के टॉपिक को देखूंगा। तो सुपर टेट में 120 नंबर का कवरिंग मेरे द्वारा कराया जा रहा है। और दोस्तों मैं आपसे बताऊं, आप पिछले ईयर्स के पेपर चाहे 68,500 हुआ चाहे 69,000 टीचर्स की वैकेंसी हुई, उस पेपर्स को उठाना आपको लगेगा कि हाँ यार वाकई मैंने नॉलेज को गेन किया है। ठीक है दोस्तों, आप एक बार अवश्य बताइएगा मेरी वीडियोज आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट भी अवश्य किया करिए, और इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, और ऑल द बेस्ट। और आज का दिन यूपी बिहार में एक पावन पर्व होता है छठ पूजा। तो जो भी मेरे भाई यूपी बिहार और समस्त भारत वर्ष से जुड़े हैं उन सबको मेरी तरफ से छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लोग अच्छे से इसको स्पेंड करिए और अपनी पढ़ाई के साथ आप लोग जुड़े भी रहिए। ओके, थैंक यू।